हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा आर्टिकल है वन हॉर्स रेसेस आर नॉट ट्रायम्फ फॉर डेमोक्रेसी। तो टाइटल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब रेस में एक ही घोड़ा दौड़ रहा है तो ये कोई जीत नहीं होती है डेमोक्रेसी की। तो इसी के बारे में अशोक लावासा जी ने लिखा है, जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। वहाँ पे देयर वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनकी कंपनी बहुत अच्छी है, परफॉर्म कर रही थी जब से उसकी स्थापना हुई, इंसेप्शन में जब से इस्टेब्लिशमेंट हुई। उसकी कंपनी ने 40% मार्केट के शेयर को कैप्चर कर रखा था। और जब मैंने उससे पूछा कि हैविंग रीच दोस्त इतने दूर आकर आप क्या मानते हो कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आपके आगे बढ़ने में, उन्होंने थोड़ी देर रुका और थोड़ी देर के लिए फ्यूचर की ओर गेज़ करते हुए उन्होंने रिप्लाई किया बहुत गंभीरता से, दैट इज़ लैक ऑफ कंपटीशन, मतलब कि कंपटीशन की कमी होना। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी क्रिकेटिंग लेजेंड से पूछे जहाँ पे जो सक्सेसफुल बैट्समैन हो चुके हैं, वे कहेंगे कि उनकी सबसे बढ़िया इनिंग उन्हीं के अगेंस्ट आई है जिनकी बॉलिंग अटैक फॉर्मिडेबल है। फॉर्मिडेबल मतलब जिसकी बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा आपको डराने वाली हो। नॉट द सेंचुरीज़, उनके अगेंस्ट सेंचुरी नहीं जो कि मिनोज थे। मिनोज मीन्स कि आप जो न्यू कमर बोल सकते हो और जो भी फ्रेशर हो, इवन जो एक्सपेक्टेटर्स है, जो देखने वाले हैं, इन्जॉय अ सीसॉ, उनको भी अप्स एंड डाउन्स इन्जॉय करते हैं, अप्स एंड डाउन्स। और वैसे कंटेस्ट को ही जीतने में उनको मज़ा आता है जो बहुत मुश्किल से जीती जाए, ना कि वैसे इवन अगर वो हो सकता है कि कोई न्यू कमर को उन्होंने बहुत गंदी तरीके से हरा दिया हो, स्टिल उनको हार्ड फॉर कंटेस्ट ही मज़ा देता है, ना कि वन साइडेड अफेयर, ना कि ईजी आप जीत जाते हो। वैसे ही बिजनेस और स्पोर्ट्स की बात करें तो कंपटीशन जो है वो हीमोग्लोबिन है डेमोक्रेसी का। मतलब जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो कंपटीशन एक बहुत वेरी स्पिरिट होता है। यही मीनिंग देता है जो परसेप्ट है हमारा, रूल बाय द पीपल, यानी कि जनता का ही रूल। ये अलाउ करता है सिटीजन्स को कि अपने इक्विपमेंट्स को फायर कर सके, यानी इक्विपमेंट में जो ऑफिस होल्डर है उनको फायर कर सके और उनके अगेंस्ट जो ऑल्टरनेटिव से उसको चूज़ कर इस तरीके से उनको लिबरेट करता है, मतलब उनको फ्रीडम देता है कि वो टीना ट्रैप से लिबरेट हो सके, आज़ाद हो सके। हाउएवर टीना ट्रैप जहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं होते। हालांकि जो प्री सपोजेस जो पहले से मानी हुई धारणा है कि जो राइवल्स का एग्जिस्टेंस है, उसके साथ साथ उनके पास कैपेसिटी हो जो कॉन्टेस्ट कर सके, यानी फाइट कर सके फेयर बैटल में, और चैलेंजर्स के पास ये इच्छा एस्पायर कर सके कितनी भी ऑड्स हो वो जीत सकते हैं और वो सिस्टम के फेयरनेस पे बिलीव मानते हो। मैंडेट रिक्वायर जेन्युइन कंटेस्ट। तो मैंडेट जब होता है कि जब आप विक्ट्री जीतते हो वोटिंग के बाद, और फिर आपको तो जब मैंडेट पावर दी जाती है उसी को मैंडेट कहते हैं। तो मैंडेट जो है जेन्युइन कंटेस्ट के बाद ही वो रिक्वायर करता है। तो आप ये देख सकते हो कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1940 जो 51 है वो प्रोवाइड करता है अनअपोज विनर्स, मतलब जिसको कोई अपोज नहीं कर रहा वैसे विनर को, विच मीन्स दैट कंपटीशन तभी प्लेस हो सकता है जब इनफ प्लेयर्स हो बैटल में लड़ने के लिए। फ्री मीन्स बैटल होता है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो कंटेस्टेंट तो करवा रहे हो आप, बट लेकिन कंटेस्ट नहीं हो। कंटेस्ट में जब आप ऐसे फेयर अपॉर्चुनिटी दे रहे हो फाइट करने का, और विनर विदाउट ऐसा विनर जो गेम ही नहीं हुआ वो, एंड पीपल्स रिप्रेजेंट ऐसा लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जिसके फेवर में एक सिंगल वोट कास्ट नहीं हुआ। इस तरीके से हम कह सकते हैं गेम और स्पिरिट, गेम के और के स्पिरिट्स को दोनों को मार देना, वॉक ओवर, किलिंग वॉक ओवर। एक प्लेयर के लिए जो अपनी विक्ट्री को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज और बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से दिखावा करता है, उसके लिए ये कॉन्टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो अपनी लेजिटिमेसी क्लेम कर रही है, उसके लिए जो इलेक्ट्रेट है मस्ट बिलीव, जो उनकी जो जनता है उनको मस्ट बिलीव होना चाहिए कि जो इलेक्टेड है वो अर्न की अपनी जीत को थ्रू अ फेयर प्रोसेस, एक फेयर प्रोसेस के थ्रू अपने जीत को वो अर्न कर रहे हैं। आप पावर तो जीत सकते हो बिना कंटेस्ट के, बट मैंडेट को आप नहीं जीत सकते बिना कंटेस्ट के।
वही मैंडेट, मतलब जब आप जीतते हो प्रॉपर फेयर तरीके से। कंपटीशन जो होता है वो हारने वालों को भी एक उम्मीद देती है कि वो जीत सकते हैं फ्यूचर में, उनको साथ साथ एक्सेप्ट करवाती है कि जो इलेक्टरल आउटकम है, जो इलेक्शन के रिज़ल्ट है वो फेयर है, और साथ साथ पावर का जो ट्रांजिशन हुआ है पीसफुल तरीके से हुआ है, और यही एक हेल्दीएस्ट अचीवमेंट है किसी भी इलेक्टरल यानी कि इलेक्शंस के इलेक्टरल डेमोक्रेसी का कंपटीशन और कंटेस्टेंट्स डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को इनेबल करते हैं और साथ साथ डिफरेंट सोशल क्लासेस को मौका देते हैं फ्लरिश करने का। गोइंग बाय, अगर हम इकोनॉमिक लॉजिक से जाए तो कंपटीशन ही एफिशिएंसी को ब्रीड करता है, यानी कि बिना कंपटीशन के एफिशिएंसी आप एफिशिएंट नहीं हो सकते हो। इट वुड बी, ये रीज़नेबल होगा एक्सपेक्ट करना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है अपनी पॉलिसी को तभी रिफाइन करती है जब उनके अपोनेंट्स हमेशा फेलियर्स को उनको हाईलाइट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये कह रहा है कि अपोनेंट्स का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, और वो बहुत वेरी स्पिरिट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। तो उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट डेल का कहना है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे पार्टिसिपेशन तो बहुत सारे हैं बट कंटेस्टेशन नहीं है, यानी कि पार्टिसिपेंट्स यानी कि वोटर्स बहुत है लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं है, तो ऐसी सिस्टम को कहते हैं प्लेबिसिटरी ऑटोक्रेसी, यानी कि इसकी जगह पर ट्रू डेमोक्रेसी ना हो तो ये सिस्टम रखा है जहाँ पे आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी कराते हो, ना ही कोई कांग्रेस करते हो, ना ही कांग्रेस और ना ही पार्लियामेंट के थ्रू आप किसी भी डिसीजन तक जाते हो, आप डायरेक्ट जनता से किसी भी डिसीजन पे यस और नो के थ्रू आते हो, तो इसी को प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। हालांकि कंपटीशन जो है प्रीसपोज करता है ये कि पूर्ण अवधारित करता है कि जो लेवल है प्लेइंग फील्ड एंड न्यूट्रल रेफरी, लेवल प्लेइंग फील्ड और जो न्यूट्रल रेफरी है ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से किसी के एब्सेंस है तो ये क्या करता है, स्केल जो है उस चैलेंजर्स के अगेंस्ट चला जाएगा और उनके चांसेस को मिनिमाइज़ कर देगा, जीतने के चांसेस को, साथ साथ उनके मोरल पे ये बहुत ज़्यादा छाप छोड़ते हैं एंड उनके पीपल्स के कॉन्फिडेंस को भी कमज़ोर करता है। इनफैक्ट द पार्टिसनशिप मतलब फेवरेटिज्म, किसी एक चीज़ को फेवर करना, पक्षपात करना आप बोल सकते हो। रेफरी का जो पक्षपात करना हो सकता है वो विक्ट्री के स्वीट को रॉब कर सकता है, ख़राब कर सकता है। अगर आप डिज़र्व करते हो फिर भी हो सकता है आप सीडेड आए, आप अच्छा खेले हो सकता है आपने बेटर अपोनेंट से अच्छा खेले हो, स्पेक्टेटर्स ने एंजॉय भी किया, सपोर्ट भी आपके पास है और आप डिज़र्व भी करते हो। लेकिन अगर रेफरी पार्शियल होता है, पक्षपात करता है, तो आपका जो जीत है वो एक टेंटेड हो जाएगा, मतलब उस पर एक धब्बा लग जाएगा। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। वेस्ट बंगाल की जो असेंबली इलेक्शंस थे अभी थोड़ी देर पहले, तो एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता में नहीं है, जो अपोजिशन है, वो अच्छा की हो सकता है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है जो विनर पार्टी है उन्होंने बहुत अच्छा इफेक्टिव कैंपेन किया होगा जिससे वो जीत गई। स्टिल हम फिर भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो टार्निश हो गए, मतलब उन पे एक दाग लग गया इस एक्यूजेशन मतलब इल्ज़ाम से कि उन्होंने फेवरेटिज्म किया है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली डेजिग्नेटेड अंपायर मैंडेटेड टू प्रोवाइड सुपरिटेंडेंस। इसके कॉन्स्टिट्यूशनली डेजिग्नेटेड अंपायर ECI को कहा गया है, जो ECI की निगरानी में ही पूरा इलेक्शन प्रोसेस हुआ है। सुपरिटेंडेंस मतलब उन्हीं के अंडर, ठीक है। जो आउटकम रिज़ल्ट है उसको SIR से लिंक किया गया है, जहाँ पे अब एनालिस्ट जो मानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डेटा जो प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे इलेक्टर्स को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है, हो सकता था कि वो विक्ट्री मार्जिन को एक्सीड कर सकते थे, और हो सकता था कि शायद SIR नहीं होता तो रिज़ल्ट का जो आउटकम है वो डिफ़र कर सकता था। दैट द SIR प्रोसेस है वो अनवारंटेड था और इसको इस तरीके से इस्टेब्लिश किया था कि उसके पास एबिलिटी ही नहीं थी प्रोसेस करने की, और ना ही उनके पास एबिलिटी थी कि वो इन एलिजिबल्स को आइडेंटिफाई कर सके, जो कि आर्टिकल 326 में आता है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन वॉर क्राई कर रहा था, ठीक है। जब उसने SIR को कमेंस किया सबसे पहले बिहार के जून में, जो बिहार में असेंबली हुई थी उसमें, ठीक है। उसके साथ साथ
neither at the end of the Bihar SIR nor for the states in the second round, ना ही अंत में ना ही सेकेंड राउंड में ECI ने कोई भी डेटा या कोई भी फिगर रिलीज़ नहीं किया है कि उसने कितने इनएलिजिबल जो इलेक्टर्स है उसको वीडेड आउट किया है, यानी कि मतलब हटा दिया है, उनके वोटिंग राइट्स को हटा दिया है, उनको इनएलिजिबल कंसिडर किया है अंडर द आर्टिकल 326, जो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे थे। देयर हैव नो डाउट, हो सकता है जो भी डिलीशन हुआ है SIR के थ्रू, बट दिस पर्टेन टू परमानेंटली, ये भी हो सकता है कि होता है कि परमानेंटली शिफ्ट हो गए और डेड हो और डुप्लीकेट हो एंट्रीज हो सकती है, जो कि नॉर्मल रिवीजन प्रोसेस के थ्रू भी इस चीज़ को रिमूव किया जा सकता था, जो हर एक पोल के पहले होता है। इसके लिए SIR की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ऐसा ऑथर का कहना है इस आर्टिकल में। जो भी वेस्ट बंगाल में हम देखा वॉज ओवर, जहाँ पे 60 लाख इलेक्टर्स इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूड किए गए थे अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी। एडजुडिकेशन मतलब ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू 60 लाख इलेक्टर्स इंक्लूड किए थे इलेक्टोरल्स में, विथ जिसमें से 27.16 लाख को डिलीट कर दिया गया था आफ्टर लाइटनिंग एक्सरसाइज, जो कि जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा किया गया। ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में किया गया था, इन जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। आप देख सकते हो कि 700 जुडिशियल ऑफिसर्स को स्प्रिंटेड थ्रू अ मैराथन, मतलब ऐसा मैराथन के थ्रू सुप्रीम एफर्ट लगाते हुए उन्होंने इस इम्पॉसिबल टास्क को, यानी कि इन केसेस को बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में डिस्पोज कर दिया। ठीक है, इट्स लाइक स्प्रिंटिंग मैराथन। दोज हु क्लेम्स, जो ऐसे क्लेम करते हैं कि उनके रिजेक्ट कर दिया गया, उनको कहा गया कि आप नॉन एग्जिस्टेंट एबलेट ट्रिब्यूनल्स के सामने आए और अपनी बातें वो जो उसके सामने आए, बट कैसे, कब और इवन देयर अपील्स विल बी हर्ड, या फिर उनकी अपील सुनी भी जाएगी, ये कहना मुश्किल है। अगर हम एक्सपीरियंस के थ्रू जाते हैं तो जिनको डाउटफुल वोटर्स की कैटेगरी यानी डी वोटर्स की कैटेगरी में डाला गया था फ्यू ईयर्स अगो, मतलब कुछ साल पहले आसाम में, नो ऑफिशियल डेटा, कोई भी ऑफिशियल डेटा पब्लिक डोमेन में ये नहीं है जो इंडिकेट करता है कि उनके वोटिंग राइट्स को रीस्टोर किया गया या फिर अभी वो लिम्बो में ही है, यानी कि ऐसे बोले पेंडुलम वाली सिचुएशन। सुन, जो 27 लाख अफेक्टेड हैं वेस्ट बंगाल में हो सकता है इसी वाले मिसिंग इन एक्शन कैटेगरी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्रूअल आयरनी आप ये कह सकते हो कि जो ECI है, ये SIR प्रोसेस को से असम को एक्सक्लूड कर दिया गया है, इवन दो जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ने प्रिपेयर किया था फ्यू कुछ साल पहले, और उन्होंने ये भी किया था कि 19 लाख जो लोग हैं वो क्या है नॉन सिटीजन्स में उनको क्लासीफाई किया था, स्टिल उनके वोटिंग राइट्स को अनअफेक्टेड रखा गया है। एंड ये बहुत ही बड़ी आयरनी की बात है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इस तरीके से बोला गया कि इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा एक ऐसे रेफरी का काम कर रहा है जो बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म को सपोर्ट कर रहा है। एक न्यूट्रलिटी होनी चाहिए स्क्रूटनी के लिए, जो जांच हो, स्क्रूटनी मतलब जांच होता है, प्रोब होता है, प्रोब भी बोल सकते हो, फेसेस, वो न्यूट्रलिटी फेस कर। ECI ने अपने जो एक सिस्टम पे ना इंडेलेबल एक ऐसा जिसको आप कभी मिटा नहीं सकते ऐसे धब्बे को इनवाइट किया है। उसने ऐसे पॉसिबल अपने जो निगरानी में ऐसे ओमिशन को पॉसिबल करने के बाद उसकी जो स्लोगन है उसकी कोई महत्व ही या कोई प्योरिटी ही नहीं रह जाती जब वो कहता है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। अगर वो 27 लाख वो इलेक्टर्स को क्या किया, वो ऐसे ट्रीट किया है जेट सैम मतलब आप वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकाल कर फेंक दो। हाउ कुड द ECI, कैसे ECI कर सकता है था कि डायरेक्ट द यूज़ ऑफ द इलॉजिकल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी टूल, जब वो खुद ही डिस्क्रिपेंसीज कर रहा है। उसने क्यों अलाउ किया लेजिटिमेट फंक्शंस ऑफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ताकि ऐसे सिस्टम पे एक्सरसाइज कर सके जबकि उसके कंट्रोल में नहीं है। उसने क्यों अनाउंस किया इलेक्शन शेड्यूल अगर वो फाइनलाइज ही नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो फाइनलाइज कर पाएंगे इलेक्टोरल रोल्स ऑन द टाइम।
और उन्होंने क्यों नहीं लीगल प्रोविजंस को एब्डिकेट क्यों कर दिया, जो अलाउ करता था कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स है तभी वैलिड होगा अंडर एडजुडिकेशन के अंडर, जब तक इलेक्टर्स हु कुड नॉट गो थ्रू द फुल प्रोसेस, जो इलेक्टर्स फुल प्रोसेस से नहीं जा गए हैं बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, मतलब टाइम की कमी से। वाई डिड ECI ने क्यों नहीं कोर्ट के परमिशन को सीक किया कि वो शेड्यूल को डिफ़र कर सके जब मैंडेटरी प्रोसेस कुड नॉट बी कंप्लीटेड, जो कंप्लीटेड हुआ ही नहीं था फिर भी। दैट कोर्ट डिड नॉट थिंक इट वर्थ वेल, कोर्ट को ऐसा नहीं लगा कि इनको लायक, ये इतना लायक नहीं समझे कि ECI को पूछे कि वो टैरी या टाइटल, मतलब किसी टाइटल को आप जब होल्ड कर रहे हो, टाइटल को आप होल्ड कर रहे हो और आप विलिंग कर रहे हो, आप मान रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो वोटिंग राइट 27 लाख इलेक्टर्स को, जबकि आपका टाइटल है नो वोटर शुड बी लेफ्ट। तो ये आप अपने टाइटल को टैरी कर रहे हो इस 27 लाख के वोटर्स को सस्पेंड करते हुए, जबकि आप उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस तरीके से आप पॉलिटिकल राइवल्स का ख़त्म ग्रेजुअल फेड हो रहा है स्टेट्स में और नेशनल लेवल पे। क्या हम ऐसे जीत विटनेस करेंगे जहाँ पे फाइट ही ना हो बिकॉज कॉम्पिटिटर्स की कमी हो चुकी है, बेनिफिट ऑफ द कॉम्पिटिशन, या फिर चैलेंजर्स जो हैं बहुत ही कमज़ोर हैं। बेनिफिट ऑफ द कंपटीशन मतलब कि कॉम्पिटिटर है ही नहीं, या फिर जो चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर अंपायर जिसको आप ECI कह रहे हो उसका जो डिसीज़न है वो बैलेंस टिल्ट कर रहा है, यानी कि फेवर कर रहा है। इंटरेस्टिंगली ये अंपायर अगर खुद ही एक्स्ट्रा हो जाता है अगर कंपटीशन नहीं हो, यानी कि जब कंपटीशन नहीं है तो अंपायर की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ना ही जो पाथ ब्रेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है जिसको आप वन नेशन वन इलेक्शन, ना ही जो आइडिया है अपोजिशन मुक्त भारत, ये कोई भी कंपटीशन को फोस्टर नहीं करता है। कंपटीशन को फोस्टर मतलब आप एनकरेज कर रहे हो, ये कोई भी कंपटीशन को एनकरेज नहीं कर रहा एंड ना ही इसको सपोर्ट करता हो अगर वेल, ठीक है। दैट विल ए लिटिल लेफ्ट इन अ वन हॉर्स रेस, मतलब ऐसा रेस जहाँ पे एक घोड़ा दौड़ रहा हो तो उसमें कोई मज़े वाली बात नहीं, कोई लिटिल थ्रिल, कुछ थ्रिल बचेगा ही नहीं। दैट इट स्ट्राइक्स एट द वेरी रूट्स ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द नेशन मे बी अ माइनर मैटर, कि ये जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर किसी राष्ट्र के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को स्ट्राइक कर रहा है, ये जो चीज़ है ये बहुत छोटी बात हो जाती है, माइनर मैटर, या कि इनके लिए कोई मैटर ही नहीं कर रही है कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के रूट्स को स्ट्राइक कर रहा है। तो गाइज दिस वाज द होल आर्टिकल जिसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, और इसका मतलब नो वन हॉर्स रेसेस आर नो ट्रायम्फ फॉर डेमोक्रेसी। तो ऑथर ने डेमोक्रेसी के जो स्पिरिट है उस पर स्ट्राइक हो रहा है इसके बारे में कहा, साथ साथ ECI के पार्टीशनशिप्स को भी बताया है, फेवरेटिज्म को भी बताया है कैसे। तो बेसिकली ये आर्टिकल बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज़ किया है उन्होंने गवर्नमेंट को, साथ साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी